हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत। मैं कौशल कुमार। पिछली वीडियो में मैंने लैंगिक जनन के बारे में बताया और हम लैंगिक जनन प्रणाली यानी लैंगिक जनन प्रणाली को क्यों अपनाया गया, एनसीईआरटी किताब से दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करें। इसमें है एकल कोशिका से यानी कि एक कोशिका से दो संतति कोशिका के बनने में डीएनए की प्रतिकृति यानी डीएनए की कॉपी बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। यानी कि दो संतति कोशिका के बनाने में एकल कोशिका से एक कोशिका से दो संतति कोशिका के बनने में डीएनए की प्रतिकृति कॉपी बनाना एवं कोशिकीय संगठन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही आवश्यक। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं। मैंने पहले ही बता चुके हैं कि डीएनए कॉपी की जो तकनीक है वो 100% सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। 100% नहीं मिलते हैं, कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। परिणामी त्रुटियां जब जीव की समष्टि में भिन्नता का स्रोत है। ये त्रुटि जो है जीव की समष्टि में भिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। पहले भी बता चुके हैं कि समष्टि जो है, प्रत्येक जीव के व्यष्टि जो है विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि वो कॉलोन में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, एक गुच्छे के समान रहते हैं। जबकि स्पीशीज में विभिन्नताएं होते हैं, जिससे प्रतिकूल, विपरीत व असहाय परिस्थिति में भी वो अनुकूल बना लेते हैं और कुछ न कुछ स्पीशीज उसके जीवित रह जाते हैं। इस तरह से आगे उसके अस्तित्व बनाए रखने की संभावना बनी रहती है। समष्टि पाए जाने में स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिससे अधिक विभिन्नता उत्पन्न होगी। यानी कि जिसमें विभिन्नता होगी उस जीवों के जनन में जो है सार्थकता होगी, जबकि व्यष्टि में यह सार्थकता संभव नहीं है। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, लेकिन डीएनए पर फिर भी जो है सार्थकता होगी इसी विधि में, विभिन्नता में, लेकिन 100% जो है पूर्ण रूपेण यथार्थ यानी कि सत्य नहीं है। वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती है तो बनने वाले डीएनए प्रतिक्रिया कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती है। परिणामतः कोशिका का मृत्यु हो जाती है। अतः परिवर्त उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए की प्रतिकृति में नई भिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की भिन्नताओं भी संग्रहित होती रहती। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी में नई विभिन्नताएं के साथ साथ पूर्ण पीढ़ियों में विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। पूर्ण पीढ़ी में जो विभिन्नता है वो भी वहाँ पर कुछ न कुछ संग्रहित होती रहती है। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न में भी काफ़ी भिन्न होते हैं, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जा रही हैं। अतः यह सुनिश्चित है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं है।
दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होते हैं। जान रहे हैं आप लोग, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, क्योंकि इसमें दो भाग लेते हैं जनन। स्पर्म ओवम, जो नर से स्पर्म और मादा से ओवम निकलते हैं, तो इस दोनों डीएनए को समाहित किया जाता है। परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मक होता रहे, तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी। यानी कि एक समस्या पैदा यह है कि संतति पीढ़ी के जनक जीवों के डीएनए का युग्मक होता रहे, यानी कि प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब नर और मादा युग्मकों के बीच संयुगन होता है, तो पुनः गुणसूत्र की संख्या मूल शरीर की संख्या के बराबर होती जाती है, और इस प्रकार जीव अपने गुणसूत्र की संख्या को स्थिर बनाते हैं। यानी कि दोनों में मियोसिस डिवीजन के द्वारा आधी आधी गुणसूत्र आती है। अगर दोनों के समान 46 आ जाए तो ये एक समस्या पैदा करे, और डीएनए संगठन, इससे डीएनए की कोशिका संगठन का नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी होती गई, तो कुछ समय बाद इस धरती पर केवल डीएनए ही मिलेगा तथा किसी अन्य वस्तु के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। यह समस्या समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं, जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीव ने इस प्रकार खोजा जिससे विशिष्ट अंगों के कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्रों की परत होती है। इसमें जीव की कायिक कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी। पहले ही बता दिए कि मियोसिस द्वारा जो है, अगर माता में 46 गुणसूत्र होते हैं, पिता में भी 46 गुणसूत्र होते हैं, तो दोनों को आधी आधी गुणसूत्र जाते हैं नई संतति में, तो उससे 46 ही आते हैं संतति में। अगर दोनों का पूरा चल जाए, 46 चल जाए, तो दोनों मिला करके 46 से 92 हो जाएगा। यानी कि इतनी डीएनए हो जाएगी कि धरती पर सिर्फ डीएनए ही दिखने लगेंगे और संतति विलुप्त होने लगेंगे। कुछ समझ में नहीं आने लगेंगे, क्या करें क्या न करें, ये एक समस्या हो जाएगी। तो डीएनए की मात्रा आधी होती है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्म कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्म द्वारा युग्म जायगोट बनती है, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या, डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। आगे हैं, यदि युग्मज वृद्धि एवं परिवर्तन द्वारा नए जीव में विकसित होता है, तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाएं की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होती है, क्योंकि वो एक कोशिकीय होता है अथवा वे समाकृत भी हो सकते हैं। परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, उसे मादा युग्मक कहते हैं। भोजन का संचित भंडार मादा युग्मक, गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं। और अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे
कि 2 प्रकार के युग्मक जो है सृजन की आवश्यकता, नर एवं मादा में विभेद, उसके जो है नर एवं मादा में शारीरिक अंतर, इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने ये जाना कि लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है, भिन्नता क्यों होनी चाहिए, एक दूसरे में भिन्नता क्या होती है, डीएनए प्रतिकॉपी क्या है, प्रतिलिपि क्या है, एवं जटिलता और सरलता से जीव जनन कैसे करती है, सरल जीव सरल तरीके से और जटिल जीव जटिल तरीके से जनन कैसे करते हैं, बहुकोशिकीय सरल जीव भी सरल तरीके से करते हैं जनन, जबकि बहुत सारे बहुकोशिकीय जटिल कोशिका वाले अंग वाले जटिल तरह से जनन करते हैं। इस तरह से लैंगिक जनन प्रणाली क्यों, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सभी को अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है, कुछ कठिन वर्ड आते हैं, इसे बार बार पढ़ने से आसान हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधे में कैसे लैंगिक जनन होता है। इसमें भी जो है एक पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं और लैंगिक जनन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, आगे की वीडियो में इसे हम समझेंगे। फिलहाल इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग मन लगाकर पढ़ें, समझें, और ये सिर्फ 10 क्लास तक सीमित नहीं है, इसे ध्यान से पढ़ें। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पैरामेडिकल, मेडिकल इत्यादि के लिए उपयोगी है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करें, हम उसे अधिक से अधिक अध्ययन करके समझाने का पूरी प्रयास करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।